किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम कर रहे हैं बात कृषि बजट 2025 के कृषि प्रावधानों के बारे में। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम योगी, सहायक आचार्य, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि बजट 2025 में कौन कौन से कृषि प्रावधान हैं जिन्हें शामिल किया गया है, मोटा मोटा यही बताइए कि कौन कौन से कृषि घटक हैं जिन्हें विशेष तौर पर मुख्य रूप से इस कृषि बजट 2025 में शामिल किया गया है। इस बार केंद्र सरकार ने जो विकसित भारत है उसमें हमारे किसान भाइयों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। विश्व के जो फूड बास्केट हम भारत बनने जा रहा है उसमें जो सबसे पहले हमारी सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या किया है, जो सबसे किसानों के लिए सबसे जरूरी क्या है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज। तो बीजों की गुणवत्ता में सुधार, बीज जो क्लाइमेट में जो चेंजिंग आ रहे उनके अनुरूप हो, इसी के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड प्रोडक्शन नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। दूसरा, किसान भाइयों को अच्छी गुणवत्ता, अच्छी समय पर और अच्छी अमाउंट में क्रेडिट मिले, लोन मिले, जिससे वो अपनी फसल को उत्पादन कर सके, इसलिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रावधान किए हैं। तीसरा, जो हम दलहन की फसलें हैं उसमें आत्मनिर्भर हो, तो मुख्यतः 3 फसलों पर इस बार केंद्र सरकार ने जोर दिया है। चौथा, इस बार एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर परियोजना, जो योजना है भारत सरकार ने लॉन्च की है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसके अंदर हम जो अपने कम उत्पादकता वाले जिले हैं उनको शामिल किया गया है। इसी की तरह हमारा एक कॉटन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत एक महत्वपूर्ण घटक है, तो कॉटन के उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉटन पर एक मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने ये योजनाएं लागू की गई है, जो इस बार बजट में इनका प्रावधान किया गया है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी है कि जो विकास का इंजन है वो कृषि को उन्होंने बताया है, और अभी आपने जो 5 घटक बताए हैं, जाहिर सी बात है ये हमारे किसानों के विकास के लिए कुछ नया एक दौड़ लेकर आएंगे। आपने कहा किसान क्रेडिट कार्ड, अगर बात की जाए, ये पुरानी समय से चली आ रही एक योजना है, और कृषि बजट 2025 में हम किसान क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से और ज़्यादा लाभ का सौदा मान सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। किसान जो क्रेडिट कार्ड है, भारत सरकार ने 1998 में हमारे जो किसान भाई हैं उनको सस्ती ब्याज दरों पर एक क्रेडिट मिले जी, तो उसके लिए ये योजना स्टार्ट की। पहले क्या था कि किसान भाइयों को इसमें 3 लाख रुपए तक क्रेडिट मिलता था, जिसकी जो ब्याज दर थी 7% थी। फिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम लेके आए, इसके तहत यदि 3% की छूट देगी, वो ये छूट उन किसान भाइयों के लिए एप्लीकेबल थी जो समय पर अपना ऋण चुका देंगे। तो इस बार भारत सरकार ने क्या किया, इस प्रावधान में बहुत बड़ा एक चेंज किया है। अब किसान भाइयों को जो पहले 3 लाख रुपए थी उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। तो यदि कोई किसान भाई अपना समय पर अपनी जो ब्याज है जो चुका देता है, जो लोन लिया रखा है, जो क्रेडिट ले रखा है बैंकों से, वो चुका देता है, तो उसको 4% ही ब्याज दर मिलेगी। यदि किसान भाई 5 लाख रुपए किसी जो है लैंड लेंडर है या कोई अदर सोर्स है जहाँ से ये अपना क्रेडिट ले रहा है, तो वहाँ उसको ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ती। और जब ये क्रेडिट कार्ड लेगा, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेगा, क्रेडिट लेंगे, तो अब उनको समय पर चुका देते तो 4%। इस तरह के किसान भाई को अपने कृषि कार्य को संपादित करने के लिए 5 लाख रुपए की रकम एक बहुत ही नॉमिनल, जो मामूली ब्याज दर है, उस पर मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से ये किसान भाइयों के लिए इस बार केसीसी में ये प्रावधान किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले से ही किसान बहुत सारे हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, क्या इसकी पात्रता में या इसको लेने के लिए कोई नए क्राइटेरिया की ज़रूरत है? नहीं, इसमें अभी तक पात्रता में कोई चेंज नहीं किया गया जी। जो पहले ही पात्र थे किसान वही रहेंगे, और ये छोटा मोटा नहीं है, लगभग 7 करोड़ जो किसान क्रेडिट कार्ड है हमारे किसान भाइयों ने इश्यू करा रखे हैं। तो इस तरह ये बहुत बड़ी योजना है जो किसानों के लिए फायदेमंद होगी।
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फ़ायदे की बात आती है, काश्तकार चाहता भी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपनी खेती से हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है गुणवत्ता वाला बीज किसान उपयोग करे। अगर बात करें कृषि बजट 2025 की, गुणवत्ता युक्त बीज के लिए क्या कुछ प्रावधान इस बजट में रखा गया है? किस तरीके से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, बताइए। गुणवत्ता वाले बीज तो बहुत ज़रूरी है जी। इसके साथ साथ बीज अभी जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसके अनुरूप भी हो। हम देख रहे हैं कि कभी किसी बीमारी का अटैक आ गया, कभी किसी पेस्ट का अटैक आ गया। तो इस तरीके से भारत सरकार ने इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड करके एक योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना में किसान भाइयों को जो मेन 3 इसके घटक है, पहला है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिले, इसके लिए एक रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना कि हमारे वैज्ञानिक है एक रिसर्च कर सके जिससे वो कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन कर सके। दूसरा इसका मुख्य घटक है जो टारगेट यील्ड। हम क्या है कि अभी देखते हैं कि बहुत सी फसलों में हमारी जो यील्ड उत्पादकता है वो विश्व के दूसरे देशों के संदर्भ में थोड़ी कम है। तो हमारी उत्पादकता, जो फसलों की उत्पादकता है या उस लेवल तक जाए, इसके लिए हम टारगेटेड यील्ड के लिए करेंगे। और जो टारगेटेड यील्ड तक के लिए जाएंगे, उसके साथ जो हमारी जो बीज तैयार होंगे वो पेस्ट और डिजीज के लिए प्रति रेसिस्टेंट हो, और क्लाइमेट जो चेंजिंग आ रहा है उसके भी रेजिलेंस हो। जैसे कि कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पर कुछ इवन रेनफॉल हो रहा है, जो बारिश हो रही है जो एक जैसी नहीं हो रही है, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने ये जो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड का एक करके स्टार्ट किया गया है। इसके साथ साथ 10 लाख जीन जो हमारे जो बीज है उनको संरक्षण करने के लिए एक जीन बैंक भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें 10 लाख जीन लाइनें तैयार जो कंजर्व की जाएगी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास जैसे कुछ लोकल वेराइटी है जो पेस्ट के प्रति, किसी कोई पेस्ट है, कोई डिजीज है, उसके प्रति रेसिस्टेंट है। यदि हमें आगे कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम चलना है, अच्छे उस तरीके से कुछ जो अनुसंधान करना है, तो उसके से हमें चाहिए कि जो रॉ मटेरियल चाहिए, जर्म प्लाज्म चाहिए। यदि वो जर्म प्लाज्म नहीं होगा तो हम ये आगे ब्रीडिंग के प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने इसके साथ साथ जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन का भी काम किया है। जी डॉक्टर साहब, एक और योजना जो कृषि बजट 2025 में शामिल की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि ये योजना क्या है, किस तरीके से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या पात्रताएं रहेंगी और किस तरीके से ये कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये स्कीम बहुत ही अच्छी, और जो हमारे इलाके जहाँ पर उत्पादकता कम है, जो एक देखा जाए कि जो हम कह सकते हैं ना गरीब जो इलाका है, जो पिछड़े हुए जिले हैं, उन 100 डिस्ट्रिक्ट के लिए परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत हम पहले भी एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने 2018 में एक प्रोग्राम चलाया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके अंदर हम 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे लगभग 112 बैकवर्ड जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट थे उनको सिलेक्शन चूज किया गया था, और वहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएगी जिसमें उनका सर्वांगीण विकास हो। तो उसी को एक बड़े लेवल पर लेके जा रहे हैं, जो अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जहाँ पर ये 100 डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्ड है, किसके आधार पर, जहाँ पर ये उत्पादकता कम है। हम देखते हैं कि कुछ जिले हैं जहाँ उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ की उत्पादकता बहुत कम है। तो ये सब दोनों जो जहाँ भी सभी हमारी जो विकसित भारत है उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, तो हमें जो पिछड़े रिमोट सेंसिंग जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ उत्पादकता कम है, उन डिस्ट्रिक्ट में 100 डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजना चालू की जाएगी। और इस क्राइटेरिया जैसे वहाँ की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम है, पर हेक्टर उनके जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत कम होता है, वहाँ पर ये प्रोग्राम चलेगा। वहाँ पर ये इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी उनको। वहाँ पर एक देखा जाएगा कि जो क्रेडिट है वो कितना ले रहे हैं, जैसे कि बिलो एवरेज क्रेडिट वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे स्टोरेज करना ब्लॉक लेवल पर, तो स्टोरेज का भी प्रावधान किया जाएगा। वहाँ पर माइग्रेशन नहीं हो इसलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चालू किए जाएंगे। और वहाँ के जो महिलाएं हैं उनको भी विभिन्न रोजगार के ये जो है कि तकनीकी शिक्षा तरीके से दी जाएगी, जो सेल्फ रोजगार उनको मिले, जो स्वयं अपना कुछ रोजगार कर सके, और वहाँ के लोगों को माइग्रेशन कम से कम हो, तो उसके लिए इसमें प्रावधान किए गए।
तो इस तरीके से उनके एक होलिस्टिक अप्रोच है उन किसान भाई उन जहाँ पर उत्पादकता कम है, गरीबी है, उन जिलों में। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कहीं पर उत्पादन ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो ये जो अंतर है इसे पाटने के लिए कभी कभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा खाद उर्वरक इस्तेमाल करता है और ये खर्चीला भी होता है। तो बजट, जो कृषि बजट है 2025 का, उसमें खाद उर्वरक को लेकर क्या संभावनाएं नज़र आ रही है, वो भी हमारे किसानों को बताइए। अब हम सभी बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना। अभी हम क्या करें, उर्वरक जो है हम बाहर से, हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से जो विदेशी हैं, विदेश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा जो जिस उर्वरक की डिमांड रहती है वो यूरिया है। तो यूरिया के लिए हमारे इस बार केंद्र सरकार ने जो आसाम है वहाँ पर एक प्लांट इस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है, जिससे हम यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को समय पर हमारे उर्वरक मिले। हम देखते हैं कि किसानों को उर्वरक के जब जरूरत होती है, जब बिजाई का टाइम होता है तो उर्वरक मिल नहीं पाते, क्योंकि हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बाहर से मंगाना पड़ता है इसमें। तो इस बार भारत सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र लगाया, घोषणा की है, जो आसाम में लगेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को समय पर उर्वरक मिल जाए और जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो कम हो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दालों की अगर बात करें, किसान हमेशा से ही दालों का उत्पादन करता ही आ रहा है। दालों के लिए जो कृषि बजट है 2025, उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, किस तरीके से इसे अपडेट किया गया है किसानों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भारत में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन प्रोटीन का सोर्स है वो दलहन की फसलें हैं। तो 1990 से दलहन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वो इतनी सफलता नहीं मिली। हम 2005 से, फिर 2005 के बाद हम थोड़ा इसमें ग्रोथ पकड़ी है, लेकिन 2005 जो से 16 है तो उसमें हमने, भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया, जो दलहन की फसलें उनके एमएसपी को बढ़ा, एक धीरे धीरे उनके ग्रेजुअली एमएसपी बढ़ा दी, जिससे हमारा एरिया तो बढ़ गया, लेकिन हुआ क्या कि जो मेजर एरिया बढ़ा वो ओनली चिकपी जो है, चना है, उसका ही बढ़ा। इसके लिए फिर बढ़ा, लेकिन और जो दलहन की फसलें हैं जैसे तूर है और उड़द है, मसूर है, इनका एरिया इतना बढ़ नहीं पाया। और इसके लिए भारत सरकार ने एक आत्मनिर्भर पल्सेज, जो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए इस बार ये योजना स्टार्ट की है। इसमें तूर, उड़द और मसूर दाल का अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, इस पर रिसर्च हो और किसान भाइयों से भारत सरकार खरीदेगी। अब खरीदेगी कैसे? इसमें भारत सरकार की 2 एजेंसियां हैं, नाफेड और एनसीसीएफ। तो ये दोनों एजेंसियां एक अनुबंध करेगी किसानों से, और उनसे जितना जो प्रोड्यूस होगा वो नेक्स्ट 4 या जो 6 सालों तक ये परचेज करेगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों को एक अच्छी गुणवत्ता वाले जो दलहन के बीज भी मिलेंगे, और उनकी जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम, हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है कि बेचे कहाँ, कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो परचेज भी करेगी। इस तरह तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है जो किसान भाइयों को बहुत फायदेमंद होगी। अच्छा, किसानों के फायदे के लिए, जैसे कि हम परंपरागत खेती हमारा काश्तकार कर ही रहा है, नवाचारी खेती भी वो कर रहा है, नवाचारों को भी अपना रहा है। कपास की खेती के लिए इस बजट में क्या कुछ ऐसा है जो किसान अपना सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, इसके बारे में बताइए। भारत सरकार ने अभी जो बजट में घोषणा की है, तो एक मिशन, जिस तरीके से हम मिशन भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो भी कपास का उत्पादन है वो कम है। उत्पादन कम मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी, उत्पादकता उतनी नहीं है। जैसे पर बीघा हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, पर हेक्टर हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? वही बात, अच्छी गुणवत्ता वाले सीड, अच्छे बीज, अच्छी वैरायटी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार अपना ये अच्छी वैरायटी निकालने की कोशिश कर रही है। उसके साथ जो लेंथ है वो स्टेबल भी हो, तो अच्छी क्वालिटी वाले सीड और अच्छी प्रोडक्शन दोनों हो। इसके लिए भारत सरकार ने एक नया मिशन स्टार्ट किया है जो कॉटन पर। तो इसके अंदर भारत सरकार सीड प्रोडक्शन भी करेगी और प्राइवेट कंपनियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में भी जाएगी, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी एक पिंक बॉलवर्म, हरे पीले गुलाबी सुंडी जिसको बोलते हैं, उसका अटैक हो जाता है। तो अटैक हो जाता है तो फसल पूरी नष्ट हो जाती है। तो अब ऐसे बीज तैयार किए जाएंगे जो उसके प्रति रेसिस्टेंट हो, पिंक बॉलवर्म के प्रति रेसिस्टेंट हो। तो ये मिशन इस तरीके से बहुत ही हेल्पफुल होगा।
जी, जब बात आती है किसानों की मदद करने की, किसानों को आगे बढ़ाने की, तो जिक्र होना बहुत ज़रूरी है लघु और सीमांत किसानों का। तो उनके लिए इस बजट में क्या कुछ नई योजनाएं हैं, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए कृषि बजट 2025 में कदम उठाए गए हैं, बताइए। किस लघु और सीमांत किसानों के लिए सबसे बड़ी जो है हमारी परियोजना है वो है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है जी, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनके पास हमेशा क्रेडिट की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो क्रेडिट ले भी लेते हैं तो बहुत हाई रेट पर उनको क्रेडिट मिलता है। जी, तो उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ा दी है, मतलब वो सभी के लिए होगा लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद होंगे क्योंकि उनको जहाँ से वो क्रेडिट ले रहे हैं वो उनके सोर्स लिमिटेड होते हैं। बड़ा किसान है उसके पास सोर्सेज ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे किसान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है कि 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अब 5 लाख रुपए तक उसको ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा, ये जो हाई यील्डिंग आपने अभी देख रहे हैं कि हमारे सीड सप्लाई अच्छी गुणवत्ता वाले हम सीड किसानों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो जो हमारे जो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड है उसमें ये भी है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीड है वो कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन कराया जाए, कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करा के किसानों तक पहुंचे। तो जो सीड की डिमांड और जो सप्लाई अच्छी गुणवत्ता वाले सीड है छोटे किसानों को मिलेंगे और उसमें क्या होगा कि किसानों को अच्छे बीज मिलेंगे तो उत्पादकता अपने आप अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, बातें तो आपसे हम बहुत सारी करना चाहते हैं लेकिन समय की भी अपनी बाध्यता है। चलते चलते आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके माध्यम से आप जो विकसित भारत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि भारत 2047 तक विकसित हो, उसमें आपका भी योगदान हो। तो योगदान के लिए हमारे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अच्छी गुणवत्ता के सीडों को यूज करें, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्शन करें, जिससे भारत का भी विकास होगा और हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। जी बिल्कुल, किसानों का विकास ही जो है मुख्य उद्देश्य है हर जो हम कहें सरकार की योजनाओं का भी और कृषि दर्शन कार्यक्रम का भी। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि किसान को कुछ मति भ्रम भी हो जाते हैं, तो उसके लिए वो कहाँ जाके संपर्क कर सकता है? कोई भी उसकी शंका हो तो कहाँ निवारण होगी? देखो, किसान भाइयों को कहीं भी दिक्कत हो तो भारत सरकार ने हमारे लगभग 700 से 750 ज़्यादा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पर अपने जो भी प्रॉब्लम हो, कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के इसीलिए बनाए गए हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। हम वहाँ जाएं। हमारा कृषि विभाग है जो गवर्नमेंट में, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में हमारा कृषि विभाग है, हमारे यूनिवर्सिटियाँ हैं। राजस्थान में बात करें तो हमारे 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और कभी भी जरूरत पड़े तो हमारे किसान कॉल सेंटर है जो हमारी सरकार ने बहुत बड़ी एक योजना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से किसान भाई संपर्क कर सकते हैं और उसका समाधान उनको मिलेगा। बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। और किसान भाइयों, आपके मन में कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए कोई भी कृषि से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहें तो आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा जो पता है वो है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, झालाना डोंगरी, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा कृषि दर्शन जयपुर@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए आज्ञा। जय हल जय हलधर।